हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 27 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को पूरा देखिए। यह क्लास 20 से 25 मिनट में समाप्त हो जाएगी, जिसमें आप सभी को ललन टॉप प्रश्न, करंट अफेयर और उसकी व्याख्या दी जाएगी। तो जिसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया है? तो एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब हासिल किया है मुंबई ने। यानी कि एशिया में मुंबई एक ऐसा राजधानी है जहां पर सबसे ज़्यादा अरबपति पाए जाते हैं। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट यह जारी कहाँ से होता है? तो यह शंघाई चीन से जारी होता है। इसकी एक रिपोर्ट है, एशिया में सर्वाधिक अरबपति वाली राजधानी कौन सी बन गई है? तो यह मुंबई बन गई है और दूसरे नंबर पर बीजिंग है। अगर विश्व में सर्वाधिक अरबपति की बात करें कहाँ पर पाए जाते हैं, तो न्यूयॉर्क में पाए जाते हैं। दूसरा स्थान है लंदन का और तीसरा है आपके मुंबई का। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है सिद्धि रुधा एयरपोर्ट। कौन सा है? तो सिद्धि रुधा एयरपोर्ट है और यह कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में है। तो विश्व का सबसे लंबा एयरपोर्ट है, रेलवे प्लेटफॉर्म है सिद्धि रुधा और यह कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है दलाल स्ट्रीट मुंबई में। इसके द्वारा कौन सा इंडेक्स जारी किया जाता है? तो इसका इंडेक्स है सेंसेक्स। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यांग टीसी क्यांग। ठीक है, तो यांग टीसी नदी है और यह नदी कहाँ पर है, किस देश में है? तो यह चीन में है। ठीक है, तो यह चीन की सबसे लंबी नदी जो है यांग टीसी क्यांग, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह नील नदी है और यह किस देश में पाई जाती है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड टेलीस्कोप मिरर कहाँ पर स्थापित है? तो यह यूके यानी उत्तराखंड में स्थापित है। यह 4 मीटर व्यास वाला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ये आपको याद रखना है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड टेलीस्कोप मिरर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो प्रश्न है दूसरा, हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो एबल पुरस्कार यह गणित का पुरस्कार है जो कि नोबेल के लिए जाना जाता है। यानी कि नोबेल की श्रेणी में जैसे सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, तो नोबेल का होता है, उसी प्रकार गणित का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो एबल पुरस्कार है। यह किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है मिशेल तालाग्रैंड को। ये कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। इसके बारे में पूरी व्याख्या देखें तो एबल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह गणित में दिया जाता है और यह गणित का सबसे बड़ा अवार्ड है। अगर बात करें कि यह प्रदान कहाँ किया जाता है, तो यह ओस्लो में प्रदान किया जाता है, जो कि नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। 2024 में किसे दिया गया है एबल पुरस्कार? तो मिशेल तालाग्रैंड को दिया गया है, जो कि ये फ्रांस के हैं। इनकी एक लाइन है, इसे आप याद रखेंगे, गणित आपको पंख देती है। गणित आपको पंख देती है, यह किसकी लाइन है? तो मिशेल तालाग्रैंड की है, ये आपको याद रखना है। अब बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि मैंने बताया एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल तालाग्रैंड को दिया गया है। दूसरा प्रश्न है हमारा, रिकेन यामामोटो कौन है? तो ये जो है इन्हें प्रित्जर अवार्ड दिया गया है 2024 का। प्रित्जर अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है रिकेन यामामोटो को और ये किस देश के हैं? तो ये जापान के हैं। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ये कौन है? तो ये हैं, पहले देखते हैं किस देश की हैं। तो ये चेक रिपब्लिक की हैं और इन्हें 71वां मिस वर्ल्ड चुना गया है। 71वां मिस वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है टाइगर वुड्स। इन्हें जो है कौन सा अवार्ड दिया गया है? इन्हें दिया गया है बॉब जॉन्स पुरस्कार। बॉब जॉन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है टाइगर वुड्स को, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आप सभी के लिए प्रश्न है, सरस्वती सम्मान अभी हाल ही में किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है प्रभा वर्मा जी को। किसे दिया गया है? तो दिया गया है प्रभा वर्मा जी को, साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है ओपेनहाइमर को। किसे दिया गया है?
ओपेनहाइमर मूवी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है संजीव जी को। किसे दिया गया है? तो संजीव जी को दिया गया है। इनकी किस कविता के लिए? तो मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह संजीव जी को दिया गया है। नेक्स्ट देखें तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। अगर बात करें 22 दिसंबर को क्या है, तो 22 दिसंबर को रामानुजनाचार्य जी का हैप्पी बर्थडे होता है। किसका? रामानुजनाचार्य जी का हैप्पी बर्थडे होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें तो तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? तो एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए भारत की तरफ से किस जहाज़ को नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एयर इंडिया को नामित किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 यह कहाँ प्रदान किया जाता है? तो ग्रीस एथेंस में प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी जाती है एयरलाइन ऑफ द ईयर। इसमें जो है भारत की तरफ से किसे नामित किया गया है? तो इंडिगो कंपनी को नामित किया गया है। इसका जो है एक दिन में 2000 फ्लाइट्स उड़ती हैं। तो 2000 फ्लाइट्स के लगभग जो है किस कंपनी का जहाज़ उड़ती है? तो इंडिगो का उड़ती है। और इसे अभी हाल ही में एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। ठीक है, तो किसे चुना गया है? इंडिगो कंपनी को चुना गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हैं, आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो यह अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट देखें तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो यह गुवाहाटी में है। कहाँ है? तो यह गुवाहाटी असम में है, ये भी साथ में याद रखना है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर द्वीप पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर द्वीप पर स्थित वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेक्स्ट देखें तो केम्पगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो यह लखनऊ में है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो यह वाराणसी में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो यह अयोध्या में है। कहाँ है? तो यह अयोध्या में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? तो पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो लुइस मोंटेनेग्रो बने हैं। इसके बारे में व्याख्या देखें तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लुइस मोंटेनेग्रो बने हैं। इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक अलायंस, इनकी पार्टी का नाम है। और ये किसके स्थान पर आए हैं? तो एंटोनिया कोस्टा के स्थान पर ये आए हैं। एंटोनिया कोस्टा के ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। क्या लगा था? तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और इन्होंने रिजाइन दिया। उसके बाद जो है पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लुइस मोंटेनेग्रो बन गए हैं। अब देखते हैं कि पुर्तगाल की राजधानी का क्या नाम है। पुर्तगाल की राजधानी का क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो इसकी राजधानी का नाम हो जाएगा लिस्बॉन। क्या हो जाएगा? लिस्बॉन जो है इसकी राजधानी का नाम है। स्पेन की राजधानी का क्या नाम है? तो मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी का नाम क्या है? तो मैड्रिड है। स्पेन और पुर्तगाल जिस प्रायद्वीप पर स्थित हैं उसका क्या नाम है? तो स्पेन और पुर्तगाल किस प्रायद्वीप पर स्थित हैं उसका नाम आप सभी को बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइबेरियन द्वीप पर। आइबेरियन प्रायद्वीप पर कौन से देश स्थित हैं? तो स्पेन और पुर्तगाल स्थित है। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? तो यह पुर्तगाल थे। ठीक है। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? तो डेनमार्क जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। जटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क स्थित है। स्पेन और पुर्तगाल आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट आप सभी के लिए प्रश्न है, साइमन हैरिस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? साइमन हैरिस किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड के। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस बने हैं। और ये किसके स्थान पर आए हैं? तो ये आए हैं लियो वराडकर के स्थान पर। ठीक है, तो लियो वराडकर ने भी हाल ही में इस्तीफा दिया था। उसके बाद साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। किशोर मकवाना कौन है? तो किशोर मकवाना कौन है ये आपको
बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं किशोर मकवाना जी। नेक्स्ट देखते हैं नवाब सलाम। नवाब सलाम कौन है? तो ये हैं इंटरनेशनल कोर्ट के अध्यक्ष, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवाब सलाम बने हैं। अगर बात करें इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मुख्यालय है द हेग में। कहाँ है? तो द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है और ये अध्यक्ष बने हैं, मुख्य अध्यक्ष बने हैं। और बाकी के जो इंटरनेशनल कोर्ट में जो है कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। और इन 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 9 वर्ष का होता है। और भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कौन न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं दलबीर भंडारी जी। कौन बने हैं? दलबीर भंडारी जी भारत की तरफ से इसमें चुने गए हैं। तो नवाब सलाम इंटरनेशनल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। भारत की तरफ से इसमें कौन नामित हुए हैं? तो भारत की तरफ से दलबीर भंडारी जी हैं। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। आप सभी के लिए भी प्रश्न है, UN महासचिव कौन है? तो वर्तमान में UN महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं। और ये किस देश के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। ये भी साथ में आपको याद रखना है। UN महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो 12,000 T20 में रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली बन गए हैं। प्रश्न है ये, इसे आप ध्यान से देखेंगे। T20 में विश्व में सर्वाधिक अगर पूछे रन कौन बना दिए हैं? तो सबसे पहले नंबर पर है क्रिस गेल। इन्होंने 14,500 के आसपास रन बना दिया है। अगर बात करें T20 में पहले भारतीय कौन है जिन्होंने 12,000 रन बनाया है? तो वह विराट कोहली हैं। और दूसरे नंबर पर अगर पूछे कौन है, दूसरे नंबर पर कौन भारतीय हैं? तो रोहित शर्मा जी हैं, ठीक है। रोहित शर्मा का टोटल स्कोर कितना है T20 में? लगभग 11,000 है। कितना है? तो लगभग 11,000 प्लस इनका स्कोर है। अभी जो है आप देख रहे होंगे कि IPL में जो है कुछ जो है छपरी लोग के होते हैं, छपरी लोग हैं जो रोहित शर्मा को ज्ञान दे रहे थे कि बाउंड्री पे कहाँ खड़े होना है। बाउंड्री पे जो है ये 30 गज का जो दायरा होता है इसके अंदर रोहित शर्मा खड़े होते हैं, लेकिन छपरी कप्तान बन गए हैं मुंबई इंडियंस के, जो रोहित शर्मा को यहाँ पर लॉन्ग ऑफ पे लगा दिए थे, ठीक है। तो कहते हैं कि जाने दीजिए, उस पर बात नहीं करनी है। हमें देखते हैं कि पहले भारतीय कौन है T20 में जो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं? विराट कोहली। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा जी हैं। और नेक्स्ट आप सभी के लिए प्रश्न है, ICC T20 प्लेयर का खिताब किसे मिला है? तो इसका सही जवाब बताएं कौन हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा T20 में सूर्य कुमार जी को जो है ICC वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। अगर टेस्ट में किसे दिया गया है तो उस्मान ख्वाजा जी को दिया गया है जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं। और वनडे में अगर बात करें तो विराट कोहली जी को दिया गया है ICC T20 वनडे का जो है खिताब दिया गया है। वनडे में ICC का वनडे अवार्ड किसे दिया गया? विराट कोहली को। ICC का टेस्ट अवार्ड किसे दिया गया है? उस्मान ख्वाजा को। ICC T20 प्लेयर का अवार्ड दिया गया है सूर्य कुमार यादव जी को दिया गया है। अगर बात करें विराट कोहली जो है अब तक ये विश्व के सबसे पहले खिलाड़ी है जिन्होंने 50 शतक लगा चुके हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन है? सचिन तेंदुलकर है। उनका कुल टोटल शतक है 49 शतक है। और यह जो है रिकॉर्ड कहाँ पे बनाए हैं? तो यह वानखेड़े स्टेडियम में बनाए हैं। किसके खिलाफ? तो इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे। अर्जुन अवार्ड किस क्रिकेटर को दिया गया है? अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? अभी 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और इसकी इनामी राशि कितनी है? तो 15 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है अर्जुन अवार्ड की। और पहले अभी जो है 2024 में किस क्रिकेटर को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो शमी है, मोहम्मद शमी जी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। महिला प्रीमियम लीग की विजेता कौन बनी है? महिला प्रीमियम लीग की विजेता बनी है RCB की टीम बनी है। ये आपको याद रखना है, यानी बेंगलुरु की टीम जीत गई है। इसे किसने हराया है? तो RCB जो है किसको हराई है? तो दिल्ली को हरा के महिला प्रीमियम लीग का खिताब जीत ली है, ठीक है। और RCB के कप्तान कौन है? तो स्मृति मंधाना जी हैं। कौन है? स्मृति मंधाना जी हैं। यह जो है महिला प्रीमियम लीग का सेकंड चरण था। पहला संस्करण कौन जीता था? तो पहला संस्करण जीता था मुंबई। कौन जीता था? तो पहला संस्करण जीता था मुंबई, ठीक है। छठा प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? नीमो है। और यहाँ पर कौन पहुंचा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन A, क्रिस ब्राउन। इसके बारे में व्याख्या देखें
तो क्रिस ब्राउन जो है नीमो पॉइंट तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। नीमो पॉइंट ये क्या है, यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है, तो नीमो पॉइंट है। और यहाँ पर अगर बात करें नीमो पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो यह दक्षिण प्रशांत महासागर न्यूजीलैंड के पास स्थित है। नीमो का अर्थ क्या है, नीमो का अर्थ है कोई आदमी ना पहुँचा हो, एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई आदमी ना पहुँचा है उसे नीमो पॉइंट कहते हैं। और भी हाल ही में यहाँ पे कौन पहुँच गया है, तो क्रिस ब्राउन जी पहुँच गए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट बिन्सन मैसिव जो है यह अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगर बात करें जीलैंडिया प्रायद्वीप की लोकेशन क्या है, तो जो वर्तमान में न्यूजीलैंड देश दिखता है, न्यूजीलैंड जो है ऐसे करके दो भागों में दिखता है, और जो यही भाग दिखता है यही जीलैंडिया का भाग है, और बाकी का जीलैंडिया का जो पूरा भाग है वो भी पानी में डूबा हुआ है, और जो भाग दिखाई देता है वो न्यूजीलैंड के रूप में हमें दिखाई देता है। और इसे जीलैंडिया को जो है इसे 8वां महाद्वीप भी कहते हैं। 8वां महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो 8वां महाद्वीप जीलैंडिया द्वीप को कहा जाता है, जो कि न्यूजीलैंड के रूप में हमें कुछ थोड़ा सा भाग अभी दिखाई देता है, बाकी का भाग जो है पानी में डूबा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ यह विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो यह ग्रेट बैरियर रीफ, और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का मैप है, यहाँ पर जो लोकेशन स्थित है इसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि प्रवाल भित्ति से बना है। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो भारत के अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन कौन से मिशन स्थापित हैं, तो भारत के अंटार्कटिका में 3 मिशन स्थापित हैं। एक तो है आपका भारती, ये आपके याद रखेंगे, दूसरा है दक्षिण गंगोत्री, और तीसरा है आपका मैत्री। ठीक है। तो ये भारत के 3 अंटार्कटिका पर मिशन है, एक तो भारती, दूसरा दक्षिण गंगोत्री, तीसरा है मैत्री, जिनमें से दक्षिण गंगोत्री अभी फिलहाल जो है बंद हो चुका है, 2 ही चालू है, एक तो भारती और दूसरा मैत्री, यही दोनों चालू हैं, और तीसरा दक्षिण गंगोत्री बंद हो गया है। प्रश्न है हाल ही में नारियल की नई बौनी किस्म कल्पा सुवर्णा कहाँ लॉन्च हुई है, तो बताना है कल्पा सुवर्णा कहाँ लॉन्च हुई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में लॉन्च हुई है। इसके बारे में पूरी व्याख्या देखें तो कल्पा सुवर्णा यह क्या है, यह नारियल की बौनी किस्म है, नारियल की बौनी किस्म है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि विकास किया गया है किसके द्वारा, कल्पा सुवर्णा की विकास की गई है, तो CPCRI यानी कि केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान के द्वारा कल्पा सुवर्णा नारियल की बौनी किस्म का खोज किया गया है। और कहाँ पर इसको खोजा गया है, तो यह खोजा गया है कासरकोड जिला केरल में। ठीक है। कहाँ खोजा गया है, कासरकोड जिला केरल में खोजा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक ना होके केरल हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं देश का पहला जिला जिसने खुद का पेड़ पक्षी फूल घोषित किया है वह कौन सा जिला है, तो वह कासरकोड जिला है, जो कि केरल का जिला है। यहीं पर जो है नारियल की एक नई किस्म खोजी गई है जिसका नाम है कल्पा सुवर्णा, और किसने खोजा है, तो केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान के द्वारा खोजा गया है, ये भी आपको याद रखना। अब देख लेते हैं IICR चंद्रा यह क्या है, तो यह एक जो है IISR के द्वारा खोजा गया काली मिर्च की एक नई किस्म है, जिसका क्या नाम रखा गया है, काली मिर्च की एक नई किस्म है जिसका नाम रखा गया है IISR चंद्रा, इसका नाम रखा गया है। अगर बात करें IISR का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कोझिकोड में है। कहाँ है, तो कोझिकोड में इसका मुख्यालय है, जो कि केरल में है। ठीक है। तो केरल में कोझिकोड मुख्यालय है किसका, IISR का मुख्यालय है। नेक्स्ट देखिए तो यक्षगान महोत्सव यह कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो यह कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। होयलेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो होयलेश्वर मंदिर है कर्नाटक में। कहाँ है, तो यह भी कर्नाटक में है, और इसे जो है 42वां क्या घोषित किया गया है, अब धरोहर विश्व धरोहर घोषित किया गया है होयलेश्वर मंदिर को। ठीक है। तो यह किस क्रम का है, 42वें क्रम का विश्व धरोहर किसे घोषित किया गया है, होयलेश्वर मंदिर को। अगर 41वें की बात करें तो शांति निकेतन को विश्व धरोहर घोषित किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो यह भी कर्नाटक में स्थित है, और किस नदी पर है, तो यह शरावती नदी पर है। ठीक है। तो जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो हाल ही में संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है फेडरल बैंक के द्वारा। फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है, तो फेडरल बैंक के द्वारा, जिसमें संपर्क रहित भुगतान के लिए जारी किया गया है। फ्लैश पे क्या है, फ्लैश पे जो है लॉन्च किया गया है NPCI नेशनल
इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें जो है हेल्प कर रहा है, और किस बैंक के साथ, फेडरल बैंक के साथ इसमें जो है हेल्प किया है। तो फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है, NPCI और फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। इसमें जो है एक दिन का ट्रांजैक्शन कितना हो सकता है, तो 1 लाख रुपए हो सकता है, और इसमें जो है बिना पिन के आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है, फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। UPI अपनाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है, तो यह है आपका फ्रांस। ठीक है, तो यूरोप का पहला देश जिसने भारत का UPI अपनाया है तो वह है फ्रांस देश। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इंटरफेस जो है इसका फुल फॉर्म होता है UPI का, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में किस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस बियरबेल रिंग लॉन्च किया है, तो यह हो जाएगा इंडसइंड बैंक। कौन बैंक हो जाएगा, तो इंडसइंड बैंक हो जाएगा। इसने भी हाल ही में कॉन्टैक्टलेस बियरबेल्स रिंग लॉन्च किया है, जिसके द्वारा आप जो है जैसे आप स्टिकर, जैसे मोबाइल के पीछे आप स्टिकर लगा सकते हैं, या फिर आप कोई घड़ी पहन सकते हैं जो बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा, या फिर एक रिंग हो गई, तो इसके माध्यम से आप जो है अपने, जैसे रिंग है तो उसको स्कैनर पे ले जाके इसे टच करेंगे तो आपका जो है जितना पेमेंट होगा आप उसमें से कटवा सकते हैं। ठीक है, सक्षम ऐप क्या है, तो सक्षम ऐप अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है, चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। और किसके लिए लॉन्च किया गया था, तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह लॉन्च किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। कौन सा ऐप, सक्षम ऐप लॉन्च किया गया था। 9वां प्रश्न है, हाल ही में डोल यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो डोल यात्रा महोत्सव मनाया गया है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डोल यात्रा फेस्टिवल जो है यह पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है फागुन पूर्णिमा के दिन। इसे होली भी कहते हैं, और जब डोल यात्रा महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि उसी के बाद जो है बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। ठीक है, प्रश्न है आप सभी के लिए, होली जो है घूमर होली कहाँ पर, किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, लठमार होली और फूलों की होली। तो ये तीनों बताना है आपको कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो घूमर होली आपका मनाया जाता है बिहार में। कहाँ पर, तो बिहार का एक गांव है, वहाँ पर जो है घूमर होली सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके बाद जो आपका लठमार होली और फूलों की होली है, ये कहाँ पर, यह वृंदावन बरसाना में जो है, वृंदावन और बरसाना में ये दोनों उत्तर प्रदेश में मनाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, हॉर्नबिल फेस्टिवल यह कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो यह नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। और कब से शुरू होता है, तो 1 दिसंबर से लेकर शुरू होता है, और यह 10 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसे जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। त्योहारों का त्यौहार किसे कहते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल को नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में यह फेस्टिवल चलता है। चापचारकूट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ पर, मिजोरम में मनाया जाता है। इसे जो है चिरऊ डांस भी कहते हैं। चिरऊ डांस किसे कहते हैं, तो मिजोरम चापचारकूट महोत्सव को कहते हैं। और यह कहाँ पर मनाया जाता है, तो मिजोरम में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह असम में मनाया जाता है। कामाख्या देवी माता मंदिर में अम्बुबाची का मेला मनाया जाता है। मकरबिलक्कू फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो मकरबिलक्कू फेस्टिवल मनाया जाता है केरल में। कहाँ पर, केरल में मनाया जाता है। और किस मंदिर में, तो सबरी माता मंदिर में, और ये कामाख्या माता मंदिर में। अट्टुकल पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह भी केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो अट्टुकल पोंगल कहाँ पर, केरल में, और मकरबिलक्कू यह भी केरल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बथुकम्मा फेस्टिवल। बथुकम्मा, इसके बाद बोनालू और मेधराम जात्रा ये तीनों फेस्टिवल कहाँ पर मनाए जाते हैं, तो बथुकम्मा, बोनालू और इसके बाद मेधराम जात्रा ये तीनों फेस्टिवल कहाँ पर मनाए जाते हैं, तो तेलंगाना में मनाया जाता है। इसके बाद होजागिरी फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये आप हमें कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में जो हमें इसका जवाब देंगे। ठीक है, होजागिरी फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, 10वां प्रश्न है, हाल ही में सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल क्या है, तो सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का अनावरण किसने किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा त्रिशूल का अनावरण किया गया है। इसके बारे में पूरी व्याख्या देखते हैं। तो त्रिशूल मिशन गश्ती निगरानी ड्रोन जो है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो चेन्नई में इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर, चेन्नई में इसकी स्थापना की गई है। किसकी, तो गरुड़ एरोस्पेस की स्थापना कहाँ की गई है, चेन्नई में की गई है। और गरुड़
एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो MS धोनी को बनाया गया है। और गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा त्रिशूल सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन का निर्माण किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र क्या है, यह जो है इसके तहत जो है अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था, ठीक है। तो अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया था, तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत किया गया था, इसे आप याद रखेंगे। और अग्नि 5 मिसाइल में जो है MIRV तकनीकी के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है। इसका मतलब होता है कि एक साथ जो है कई निशानों को टारगेट करना, ठीक है। तो एक साथ कई निशानों को टारगेट करने के लिए मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। प्रचंड देख लेते हैं, हल्का कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। हल्का कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर इसका मतलब होता है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है, तो यह प्रचंड है। वसुराज क्या है, वसुराज के बारे में देख लेते हैं। तो वसुराज एक प्रकार का एयर डिफेंस है, क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन यह कम दूरी का है, ठीक है। तो कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है, तो वसुराज है। और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो DRDO के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। समर क्या है, समर भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन यह भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यह भी DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया था। वसुराज यह कम दूरी का है, और ये दोनों किसके द्वारा एयर डिफेंस लॉन्च किए गए थे, तो DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन साथ में ललन टॉप प्रश्न और उसकी व्याख्या कंप्लीट कर ली। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं, एक बार इसका खुद से रिवीजन करेंगे तो आपका पूरा करंट अफेयर क्वेश्चन याद हो जाएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।